कांग्रेस के सभी मेरे सम्मानित साथी, मेरे साथ आए मेरे सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ उपस्थित सम्मानित मातृशक्ति, बुजुर्गवार, मेरे नौजवान साथी, सम्मानित साथियों, आज ग्राम खाती में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में केसर सिंह जी और उनके तमाम परिवार के लोग और तमाम साथियों ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। मैं अपनी ओर से, कांग्रेस की ओर से, अपने साथियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से आज आपने कांग्रेस के हाथ को थामने का काम किया, हम कांग्रेस के लोग आपकी उस उम्मीद को, आपके उस भरोसे को सदैव कायम रखने का भरकस प्रयास करेंगे, भरकस कोशिश करेंगे। साथियों, हमारे साथी कह रहे थे कि जो लोग कांग्रेस में आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और मैं भी इस बात को कह रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो आज आए वो पहले कांग्रेस के ही बहुत मजबूत सिपह सलार रहे, और इस कोरुखत नहीं बल्कि पूरे जौनसार बावर में कांग्रेस को मजबूत करने में उनका और उनके पूर्वजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हो जाता है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि उन परिस्थितियों के तहत जो है मजबूरी बस ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं जो कदम हम उठाना नहीं चाहते हैं। और कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे परिवार का व्यक्ति नहीं है। तो जितने भी लोगों ने आज घर वापसी की है, हमको ये याद रखना चाहिए कि इन्होंने ही और इनके पूर्वजों ने ही यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने में अपना अहम योगदान देने का काम किया है। साथियों, अभी हमारे साथी मेरे परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी बातें कह रहे थे। देखिए, आज प्रीतम सिंह जहां पर खड़ा है या मैंने जो मुकाम हासिल किया है वो मेरी ताकत नहीं है, बल्कि वो सब का सब आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद है कि आपने मुझे विकट परिस्थितियों में भी जिताने का काम किया। और मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे विभिन्न पदों पर जो है कार्य करने का अवसर प्रदान किया। तो ये मैं नहीं हूं, और मैं से अहम आता है, ये हम हैं, ये चक्रोता के लोग हैं जिन्होंने अपना
सर्वोच्च निछावर करके कांग्रेस को इस क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया है। और मैं कहता भी हूं कि मैं तो चकरोता के लोगों का आभारी हूं, मैं चकरोता के लोगों का ऋणी हूं कि चकरोता के लोगों ने बारंबार मुझ जैसे छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं और ता जिंदगी आपका बहुत बहुत ऋणी भी रहूंगा। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही। उन तमाम बातों से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं और कहना भी चाहता हूं, आज ऐसी विडंबना राजनीति में पैदा हो गई है कि हम वोट को हासिल करने के लिए बड़े बड़े शब्दबाज दिखाने का काम करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब देश के अंदर 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने आपसे और हमसे बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अच्छे दिन आए हैं? काला धन आएगा? आपने और हमने भी सोचा है काला धन क्या होता है। भाई जब मोदी जी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इस काले धन में कुछ ना कुछ तो बात है। हमने उनकी बात पर विश्वास किया। उन्होंने कहा काला धन आएगा, तो क्या काला धन आया? और उसके साथ साथ कहा कि हमारे खातों में 15-15 लाख रुपया जमा होगा। और जौनसार बावर में तो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार है, हम इकट्ठे घर में रहते हैं, तो जो छोटा सा छोटा परिवार भी होगा उसमें कम से कम 10 लोग तो होंगे ही होंगे। अब अंदाजा लगाओ, जिसका परिवार 10 का होगा उसने कहा यार या तो बिना मांगे ही जो है कितना मिल रहा है, 1.5 करोड़ रुपये। अब बताओ, बिना किच किए धरे एक परिवार में 1.5 करोड़ रुपया आ रहा है। और मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, हम तो मुझे तो जोड़ना पड़ता है। जब भी मुझसे पूछते कि आपके परिवार में कितने हैं, मैंने कहा यार जोड़ना पड़ेगा, तो 80-90 के आसपास है। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो करोड़ों रुपए की बात हो रही है, करोड़ों रुपए की बात हो रही है। क्या 15 लाख रुपए आपके खातों में आए? 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा? क्या वो रोजगार मिला? और आपने देखा कि 2014 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जब दूसरा चुनाव हुआ तो सारी चीजें भूल गए, कभी जिक्र नहीं किया अच्छे दिनों का, कभी ये नहीं कहा कि काला धन आएगा, कभी ये नहीं कहा कि हमारे खातों में 15-15 लाख रुपया जमा होगा, और कभी ये नहीं कहा कि नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा। नहीं कहा करते। दूसरा चुनाव आया, फिर नई बात, फिर कह दिया कि साहब भारत पाकिस्तान। हम इंदिरा गांधी जी की शहादत का जिक्र करते हैं, हम गमगीन होते हैं हम जब राजीव गांधी जी की शहादत का जिक्र करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें फक्र भी होता है कि हम उस राजनीतिक दल के लोग हैं जिस राजनीतिक दल के नेताओं ने अपना सर्वोच्च निछावर करके इस राष्ट्र को एक रखने का काम किया, मजबूत राष्ट्र बनाने का काम किया। ये हालत की स्थिति,
लेकिन कई बार हो जाता ना, जब सपने कोई दिखाता है तभी तो कदम बहकते हैं। जब मोदी जी ने सब सपने दिखाए, हमारे कदम भी लड़खड़ा गए और हमने भी कहा भाई जो ये कह रहा है बस यही है, बाकी तो कुछ नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फिर 2017 का उत्तराखंड का चुनाव हुआ। अगर मैं देश की बात करूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ। 17 के विधानसभा चुनाव में क्या कहा था? मोदी जी आए, उन्होंने उनके भाषण आप देख लीजिए, वो तो अभी पुख्ता सबूत है हमारे पास। उन्होंने कहा कि हमारी कलम से जो पहला काम होगा वो पहला काम होगा कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। कहा कि नहीं कहा? तो क्या ऋण माफ हुआ? बताओ। इतना ही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। जब देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी की अगुवाई में सरकार चल रही थी, तब कांग्रेस ने किसानों से कोई वादा नहीं किया था। लेकिन जब सरकार बनी और किसानों की स्थिति को देख करके, हमारी उस समय यूपीए की सरकार थी, उसने 72,000 करोड़ का पैकेज दे करके किसानों का ऋण माफ किया। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनका ऋण माफ हुआ। अब आप अंतर देख लीजिए, एक प्रधानमंत्री ऐसा जो कहता नहीं है ऋण माफी के बारे में, और एक प्रधानमंत्री ऐसा जो घोषणा मंच पर करता है कि हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऋण माफ हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होगी। अरे कैसे होगी ये तो बता दो। 2,000 रुपए देकर के किसान की आय दुगुनी नहीं हो सकती। आय दुगुनी तो दूर की बात, 3 ऐसे काले कानून किसानों पर थोप दिए हैं, क्योंकि हम तो छोटी जोत वाले हैं। हमारे यहाँ जो खेती होती है उस खेती में तो जितना हम बोले ना, हमारे पास खाऊं और बाऊं और खाऊं, जितना हम हल चलाते हैं वो अपने परिवार के लिए होता है, बाहर बेचना बुचना तो बहुत दूर की बात। लेकिन जिनके पास बड़ी जोत है उन किसानों पर 3 काले कानून थोपने का काम किया, और आज की तारीख में भी किसान उस काले कानूनों का विरोध करने का काम दिल्ली की सीमा पर कर रहे हैं, और लगभग 600 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को किसानों से वार्ता करने का समय नहीं है। वो अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन किसानों के मन की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके और हमारे मन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ऐसी सरकार की कल्पना आपने और हमने की थी? कैसी सरकार इस देश के अंदर बनेगी, इस प्रदेश उत्तराखंड राज्य के अंदर बनेगी, जो वोट पाने के लिए किसानों से ऋण माफी का वादा करती है, और जब सरकार बन जाती है तो फिर किसानों से किए गए वादे को भूल जाती है। नौजवान साथियों से भी कहा था कि यदि नौजवान साथी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो हम नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। हमने भी सोचा यार, हमने एक ही इंजन की सरकार देखी, ये डबल इंजन की सरकार भी देख लेते हैं। नौजवानों ने कहा डबल इंजन की सरकार भी देख लेते हैं। लेकिन जिस गाड़ी में एक इंजन आगे होगा, एक इंजन पीछे होगा, और वो दोनों इंजन स्टार्ट होंगे तो एक आगे को जोर मारेगा, एक पीछे को जोर मारेगा, तो गाड़ी ना तो आगे जाएगी, गाड़ी ना तो पीछे जाएगी, एक ही जगह घर 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 करेगी। तो नौजवान साथी आज रोजगार मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार उन पर पुलिस बल के माध्यम से
उनका दमन करने का काम कर रही है। तो क्या नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी सरकार की कल्पना आपने की थी? ऐसा रोजगार ये सरकार हमको देगी, क्या इसकी कल्पना की थी? आज मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप कांग्रेस का नहीं है। आप समझ रहे होंगे शायद कि कांग्रेसी बोल रहे, अरे जो पूरे देश के अंदर आकलन किया गया, उसमें बेरोजगारी की दर अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य के अंदर है तो उत्तराखंड राज्य के अंदर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर है। तो ऐसी सरकार की कल्पना हमारे नौजवान साथियों ने की थी। तीसरी बात क्या कही थी कि बहुत ही महंगाई की मार की बात, कोई बोलता था मोदी सरकार, कोई बोलता था भाजपा सरकार, और दे धका एक दो नहीं 57 विधायक जिता दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई कम हुई? बताओ। मेरे ख्याल से यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति या तो उसके घर में मोटरसाइकिल होगी, या स्कूटर होगा, या कार होगी। जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाता है तो 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल। हमारे पास बोला ना, मोदी जी का बड़ा ये भी लगा होता है ना, तो मुंह दिखाई जाते हैं मोदी की 101 रुपये। ये हालत की स्थिति करती। डीजल भी 90 रुपए के आसपास। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर भी बैठी हैं, उधर भी बैठी हुई। गैस तो सबके घर में है ना? है? बताओ ना, हाँ ना तो बोलो, है ना? गैस है ना? जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपए में गैस का सिलेंडर मिला था। अब तो मेरे ख्याल 300 में हो गया होगा। उन्होंने बोला ना महंगाई कम करेंगे, तो भाई 400 का सिलेंडर 300 पे हो गया होगा ना। अब तो अब कितने का सिलेंडर? 1000 रुपये का है। वो उज्ज्वला कहाँ चली गई? उज्ज्वला योजना दे रही है हम, कहाँ चली वो गई वो उज्ज्वला योजना? कि हम तो मुफ्त में जो है गैस दे रहे। अरे सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन उसको भराएगा कौन मोदी जी, ये तो बता दो। 1000 रुपये का सिलेंडर आपको दे। और मैं कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल था वो $132 जो है पर बैरल तक पहुंचा। तब भी हमने 71 रुपए लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं पहुंचने दिया, और 55 रुपए लीटर जो है वो डीजल दिया। और इनके सरकार के समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बार तो $30 जो है पर बैरल जो है कच्चा तेल था, तब भी जो है इन्होंने कम नहीं किया। और एक बार तो आपने देखा होगा कि वो कहते कच्चा तेल ले जाओ हमारे यहाँ से, मुफ्त में ले जाओ, तब भी कम नहीं किया। तो इसलिए चुनी हमने इस सरकार को, इसलिए डबल इंजन की सरकार चुनी कि महंगाई में जो है गरीब आदमी का जीना तुरप कर दे। और तो छोड़ो, कड़वा तेल वो भी 200 रुपए से ऊपर हो गया। अरे पहले 60-65 रुपए होता था तो तेल हम लाते थे, तो कम से कम शाम के टाइम छौंका लगाते थे, नहीं लगाते थे, कड़छी में डोकी बोला आपने क्या, थोड़ा कड़छी में जो है तेल डाला, उसमें क्या ना प्याज डाली, धनिया और जीरा डाल के छाछ दे करके छौंका लगाते थे। जितने जो वित्र होता है सब खांसते थे, उन्हें छौंका लग गया वे दाल में, है होता था। और अब क्या करना पड़ रहा, अब तो डोकी जाता हो 5 सुधी गर्म करनी पड़ती और झस आवाज हो गई, लग गया छौंका। ये हालत इन मायके लालों ने करती है। आप बताओ, ये स्थिति है कि नहीं? आज गरीब आदमी बाजार जा करके कोई चीज खरीद नहीं सकता है। एक और गरीब आदमी की कमर जो है महंगाई ने तोड़ दी,
और जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने जो है पूरी कर दी। कोरोना में तो आपने देखा पहली लहर आई तो उस वक्त हमें कहा भाई लोगों को सैनिटाइजर दे दो, मास्क दे दो, जो गरीब है उसको राशन दे दो। लेकिन जो दूसरी लहर आई वो इतनी खतरनाक थी कि उस लहर में जब हमको फोन आता था तो जैसे ही फोन उठाते थे तो लोग बोलते जी ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दो, ऑक्सीजन बेड दिला दो, आईसीयू में भर्ती करा दो हमारे मरीज को। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था जो 400-500 रुपए का था वो 50-50 हजार और 1 लाख रुपए में बिका। कहते ना मरता क्या नहीं करता। जिस परिवार का व्यक्ति बीमार था उसने ये नहीं देखा कि कितने जो है पैसे लग गए, जितने पैसे मांगे उतने पैसे दिए। और मोदी बोलते हैं कि सब ठीक है, बढ़िया, हम बड़े अच्छी तरीके से निपटे कोरोना से। और तो छोड़ो आप, जिन परिवारों ने अपने परिजन को खोया उसको अपने उस परिजन की अंत्येष्टि के लिए, दाह संस्कार के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ा, लाइन में खड़ा होना पड़ा। ऐसी सरकार की कल्पना आपने और हमने की थी क्या? ऐसी सरकार हमको और आपको चाहिए? हमारा प्रधानमंत्री कभी दाढ़ी छोटी करता, कभी बढ़ा देता है, कभी फिर छोटी आकर फिर और से छोटी कर। अरे बताओ भाई, ये दाढ़ी बढ़ाने और घटाने से थोड़ी बात चलेगी। अरे देश को चलाओ, राष्ट्र को चलाओ। लोगों ने आपको वोट दिया है कि आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम। वो अपनी, जब वो आगे बढ़ाता तो अपनी दाढ़ी लंबी कर देता है, जब पीछे कर तो अपनी दाढ़ी छोटी कर देता है। अरे ऐसे थोड़ी बात है, ऐसे थोड़ी बात है। हालात बद से बदतर हैं। आज भू कानून हमने एक बनाया था, उसको समाप्त कर दिया। तीर्थ पुरोहित, हमारे यहाँ 4 धाम बड़े मशहूर है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। वहाँ के जो पुजारी हैं वो भी जो है सड़कों पर है, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी महाराज को मानते कि नहीं मानते? जब एक वक्त की पूजा न लगी ना तो आदमी कैसे हो जाती है, तो न क्या होगा। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं किसी से। ये हालत, ये स्थिति है। ऐसी सरकार इस सूबे के अंदर स्थापित है। और मैं कह सकता हूं कि मुझे पूरे प्रदेश के अंदर पहले अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, हम कांग्रेस के मात्र 11 विधायक चुन करके गए। उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन 11 विधायकों में से मैं भी एक विधायक हूं, मैं भी एक विधायक। और जब संख्या 11 पर आई, उन विषम परिस्थितियों में राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। और मैं आभारी हूं आप सबका कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आप लोगों ने जो सहयोग प्यार से ने मुझे दिया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा। हमने पूरी ताकत के साथ विधानसभा से लेकर के असमय जो हमारी नेता प्रतिपक्ष थी इंदिरा हृदयेश जी, उनका निधन हुआ। और निधन होने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली और उन बदली हुई परिस्थितियों में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में भी आपका जो प्यार स्नेह सहयोग मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। तो आज मैं जब पूरे प्रदेश के भ्रमण पर जा रहा हूँ, हमने 3 सितंबर से परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ की। उन परिवर्तन यात्रा में लोगों का हजूम की हजूम जो है उमड़ करके आ रहा है, उमड़ करके आ रहा है।
उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 2022 में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। 2022 में हम इस राज्य के अंदर फिर से कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं और उस मजबूत सरकार के निर्माण के लिए आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। इसलिए आज आपसे फिर से करवत प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने आज तक इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के तिरंगे को सदैव अपने हाथों में उठाकर आगे बढ़ाने का काम किया है, 2022 में भी फिर से आप इस चक्रोता विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराने का काम करें ताकि हम एक मजबूत सरकार का निर्माण जो इस राज्य के अंदर कर सकें, ताकि जो विकास के कार्य रुके हुए हैं उन विकास के कार्यों को हम अमलीय जामा पहनाने का काम कर सकें। ये कांग्रेस ही है जो गरीब आदमी की ओर सोचती है। आप देखो ना, बंधुआ मजदूरी समाप्त किसने किया? पहले तो हमको जनजाति का दर्जा, ये जो आज मैं प्रधानमंत्री से साहब जनजाति और अनुसूचित जाति का जो है कांग्रेस ने शोषण किया। अरे भाई, अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा नहीं देते तो तुमको तो ये पता भी नहीं होना था कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्या होता है। क्या बोलते तुम? तो हमको ये दर्जा भी दिया तो कांग्रेस ने दिया। हमको लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिया तो वो भी कांग्रेस ने दिया। चक्रोता में जी उन्होंने कहा साहब जनजाति का आदमी लड़ेगा, बाहर का आदमी नहीं लड़ सकता। ये मौका किसने दिया? कांग्रेस ने तो दिया। पुरोला में अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो अनुसूचित जाति का लड़ेगा, कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। किसने दिया अधिकार? ये कांग्रेस ने तो दिया। बंधुआ मजदूरी समाप्त करी, इंदिरा आवास गरीब आदमी को देने का काम किया। कौन सा ऐसा? हमको पेंशन की जो योजनाएं थी ये सब कांग्रेस ने। कांग्रेस सदैव गरीब आदमी की ओर देखने का काम करती है। और फिर राजीव गांधी जी ने एक और बड़ा परिवर्तन किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पंचायतों में जो है, नगर निकाय और पंचायतों में जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सामने किनारे में एक पुरुष, बाकी 5 महिलाएं हैं। वो फ्लैक्स देख रहे हैं आप? तो प्रधान है ना आपकी, एक प्रधान इस समय, बाकी पहले की है कि नहीं? किसने दिया ये मौका आपको? ना तो क्या हम जौन सारा बार है, हम जौन सारा में पूरे देश में था, हम बोलते थे कि बेटी मानू से गौरव की है टॉली कर दी, मैं प्रधान तो हम बनेंगे। बताओ अनुसूचित जाति के भाइयों, जब तक आरक्षण नहीं था कितने लोग प्रधान बने? बताओ बताओ मुझे। अगर बने तो 5 लोग बने जब आरक्षण नहीं था। ये तो मंगतराम जो है लाखा मंडल से, किशन सिंह सैतोली मोहना से, बादू जो है वहां से दख्तान से, और बचन सिंह जो है हरिपुर कालसी से, मोहन सिंह जी जो है उपरुली से। ये 5 लोग बने, बाकी कोई नहीं बने। और आज क्या है बताओ? आप तो बाजेब और बेट कुड़ी भी बाजेब है। तो किसने दिया आपको ये मौका? आज हमारी महिला अगर प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला पंचायत सदस्य है, प्रमुख है ये, और जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो ये महिलाओं को मौका किसने दिया? दिया तो कांग्रेस ने ना, दिया तो राजीव गांधी जी ने। तो इसलिए मैं महिलाओं से भी कहता हूं कि जिस कांग्रेस ने आपको ऊपर उठाने का काम किया, उस कांग्रेस को मजबूत करने का दायित्व आपका बनता है। जय बोला ना हमारा क्वेश्चन, जो घर का जो सियाना है अगर इधर उधर के लगाए तो आप बोला रोटी दिन फिर हाँ, न तो कांग्रेस को वोट, जिस कांग्रेस ने हमको आगे बढ़ाया। आज ठीक है, मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस की नहीं बीजेपी की ही कोई माना
प्रमुख बने, महिला या जिला पंचायत अध्यक्ष बने, या प्रधान बने, बीडीसी मेंबर बने, या जिला पंचायत सदस्य बने, हो सकता हो बीजेपी की हो, लेकिन जब कुर्सी पर बैठती होंगी तो जरूर, जोर से तो बोल नहीं सकती, वो कांग्रेस की है नहीं, दूसरी पार्टी की है, तो दिल में जरूर बोलती हो कि धन हो कांग्रेस का, धन हो राजीव गांधी का, कि जिस राजीव गांधी जी ने कम से कम इस कुर्सी पर बैठने का मौका तो दिया। ये कांग्रेस ने दिया आपको और हमको, किसी और ने थोड़ी दिया। तो क्या हम, कांग्रेस जो इतना कार्य हमारे लिए कर रही है, क्या हम उसको बुला सकते हैं? और आज सोनिया गांधी जी ने, जब एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी इस बिल को जो है लोकसभा में लाया गया, लेकिन हमारा प्रचंड बहुमत नहीं था, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, बल्कि सब इकट्ठे होकर के सरकार बनाई थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार 2014 और 19 में बनी तो सोनिया गांधी ने कहा कि आप लोकसभा और विधानसभा के लिए भी महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लाइए, विधेयक लाइए, हम उस कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं ला रहे मोदी जी? क्यों कदम पीछे खींच रहे हो? तो ये हालत है, ये स्थिति है। आज अगर भारत आगे बढ़ा है, आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है, भारत को उस मुकाम पर खड़े करने का काम कांग्रेस की अगुवाई में हुआ है और किसी की नहीं। अभी देख लो ना मोदी जी, पाकिस्तान आंखें लाल करके बात करें, आप तो साहब फौज में रहे प्रधान जी, अब आंखें लाल करके बात करेंगे, हैं? पाकिस्तान के खिलाफ तो आंखें लाल, और चीन के खिलाफ है आंखें बंद। और हर चीज के लिए, अजी 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या? अरे जो तुम बेच रहे हो ना आज, ये सब 70 साल की देन है। वरना तुम जैसे बोले ना कुल असने, तुमको सरकार दी, तुमने तो कुछ करके नहीं दिया, बताओ तुमने क्या करके दिया? तुम तो वही बेच रहे हो जो कांग्रेस ने इस देश को दिया था। भाषण तो बहुत बढ़िया देता है, लच्छेदार देता है, अब या तो भाषण ही से काम चला लो तो ठीक है, और अगर राशन भी चाहिए तो फिर ऐसे लोगों को चुनिए जो राशन भी उपलब्ध करा सके, और उसके लिए कांग्रेस के सिवाय दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। और हम आपसे वादा करते हैं कि 2022 में जो हमारी सरकार बनेगी, वो सरकार आपकी रुके हुए विकास को गति देने का काम करेगी, उस विकास के कार्यों को पूरा करने का काम करेगी। ये विश्वास और ये भरोसा दिलाने में आज देहरादून से चल करके खाती आया हूँ, और खाती के लोगों ने मुझे निराश नहीं किया, कोरू के लोगों ने भी मुझे निराश नहीं किया। आपने एक स्वर से कहा है कि हम 2022 में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए कृत संकल्प हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आपका ये भरोसा निश्चित रूप से मुझ में एक नई ऊर्जा भरने का काम करता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि चुनाव के वक्त में आपके बीच आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, और जब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है तो निश्चित रूप से मुझे 69, क्योंकि तो 70वीं है, 69 विधानसभाओं में भी जाना पड़ेगा। और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि आप सबको जो है प्रीतम सिंह बन करके कांग्रेस का सिपाही बन करके कार्य करना है, और मुझे यकीन है, भरोसा है कि निश्चित रूप से आप प्रीतम सिंह बन करके कांग्रेस के
सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है उसमें अपना सहयोग देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके बीच पहुँचने पर जो प्यार स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रीतम तुम संग